नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के ऊपर रोजाना एक वीडियो की प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, इस सीरीज का ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत ट्रेंडिंग स्टैटिक्स जीके जीएस के क्वेश्चन, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं उसको आप देखते हैं, और इन प्रश्नों से, इन तथ्यों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ती है, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट, ये जो भी आप डॉट देख रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो काफ़ी खंगालने के बाद मैं लाता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इसमें पहला प्रश्न जो है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में दूसरे लैंग्वेज में पूछा गया था, मैं इसे थोड़ा सा रिफाइन करके ले आया हूँ। तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का जो है उद्गम होता है, यानी निष्कासन होता है। कावेरी नदी का मार्ग जो है ये कर्नाटक राज्य के साथ साथ तमिलनाडु और केरल स्टेट में बहती है। सीएचएसएल में जितने भी नदी से क्वेश्चन आई, सभी की अधिकांशता मार्ग पूछा गया कि किस किस राज्य से होकर बहती है। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट समझा मैंने कि भाई किस किस राज्य से जो कावेरी नदी है गुजरती है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से गुजरती है। इनके प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो जो भी बती शब्द लगा है लगभग कावेरी नदी की सहायक नदी होती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं हेमावती, कावनी है ना, कर्णवती, सुवर्णावती, अमरावती, ये सभी जो है आपका कावेरी नदी की सहायक नदी है। साथ ही साथ भवानी नदी भी कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों का जो क्रम है तथा जो नदियां हैं इंपॉर्टेंट जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बहुधा एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है, ये स्वर्ण रेखा है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, गंगा है, ईटीसी। इसे याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, भले आपको अटपटा सा लगे, इसको मैं याद रखा हूं सम गो का। इस प्रकार से मैंने याद रख लिया है। ये छह नदी जो है, ये 5 नदी जो है मुझे याद हो जाता है, स्वर्ण रेखा, महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा और का से कावेरी। तो ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इसके अलावा कर्नाटक के में एक चेन्ना केशव पहाड़ी भी है। तो चेन्ना केशव पहाड़ी से पेन्नार नदी निकलती है, जो बिहार सीजीएल जो एग्जाम कैंसिल हो गया इसमें पूछा गया था। ठीक है, चेन्ना केशव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो पेन्नार नदी निकलती है। देखिए, एक पेन्नार नदी है और एक पेरियार नदी है। तो पेरियार नदी जो है ये आपका केरला में स्थित होती है ना, जिसपे इदुक्की परियोजना जो है आपका स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर हिल स्टेशन है, जो पश्चिमी घाट रेंज की नदियां हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती है। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई आपको याद होनी चाहिए, लगभग 1600 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट में जो अनाईमुदी है ये सबसे ऊंची चोटी है, और दोदा बेटा जो है सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें दोदा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है और अनाईमुदी जो है केरला में स्थित है, जिसे अन्नामलाई भी कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होती है, उल्टा दिशा में बहता है और डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा साबरमती नदी का उद्गम जो है अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है। और कल मैंने बताया था भैया कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी बार बार एग्जामिनर पूछ देता है, तो इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वत या गुरु शिखर चोटी जो है ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पुरानी पर्वत किसे माना गया है, तो अरावली पर्वत रेंज को माना गया है। माही नदी बिंद पर्वतमाला से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन, और इत्तेफाक से एक दिन पहले मैंने एमटीएस के सेट में कराया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य भी आपके जवान पे होना चाहिए विथ क्रम, क्योंकि कभी कभी मैंने एग्जाम में देखा है पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ कर्क रेखा गुजरने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका गुजरात आएगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो गया, फिर झारखंड आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम आ जाएगा। तो ये 8 स्टेट है जो कर्क रेखा से गुजरती है, और ये सही क्रम है। सिर्फ झारखंड को पहले लिखना है, छत्तीसगढ़ को पहले लिखना है झारखंड से, क्योंकि मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। झारखंड बिहार से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ठीक है, तो दोस्तों
ये थे नदी के ऊपर एक विस्तृत गहन जानकारी जो रिफाइंड है। आपको इतनी बात तो याद होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ने टेलीग्राम पे कमेंट किया है सर कि आपसे जुड़ने से एसएससी में जीडी जो है वहां पे मैंने क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बधाई भाई, है ना। बजट 2023-2024 में प्रत्यक्ष कर के स्लैब्स को 7 से घटाकर कितना कर दिया गया है। देखिए जो बजट पहले वाला था, पिछले वित्तीय वर्ष वाला 2022-23 वाला, उसमें जो है कर की स्लैब 7 स्लैब्स में हुआ करता था, लेकिन अब इसे घटा के 5 स्लैब्स कर दिया गया है, एक नील कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति का 3 लाख रुपए तक का इनकम है तो उसे कोई भी टैक्स देना नहीं है। 3 से 6 लाख तक है तो 5% लगेगा। इस 5% कहने का मतलब है कि 6 लाख पे नहीं लगेगा, 3 लाख माफ है, उसके ऊपर का जो 3 लाख है उस पे 5% लगेगा। 6 से 9 के बीच में है तो 10% लगेगा, 9 से 12 के बीच में है तो 15% लगेगा, और 12 से 15 के बीच में है तो 20, और 15 से अधिक है तो 30% का जो है टैक्स को जो है निर्धारित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि कितने तक टैक्स नहीं लगता है, तो 3 लाख रुपया तक में, और स्लैब्स कितने बनाए गए हैं तो 5, ठीक है। और बजट पे और भी जानकारी मैंने पहले ही दे दिया है, जितना जानकारी दिया है उतना काफी रहेगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एक लघु योजना चलाया गया है इस बजट में, जिसमें 2 वर्ष की अवधि के लिए 7.5% के रेट से कोई भी महिला जो है 2 लाख रुपए तक की रकम जमा कर सकती है। तो ये भी इसमें एक स्कीम चलाया गया है, तो ये भी जो है योजना में पूछा जा सकता है। इस बजट में जो सबसे बड़ी बात हुई है, जो अपना युवा कौशल के लिए, जो युवा के लिए जो रोजगार सृजन करने की जो अवसर ढूंढी जा रही है, इसके तहत इंडिया में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल नहीं होगा यहाँ पे जी, है ना, 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है कितने स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इस बजट में ऐसी बात करी गई है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखिए टाइगर मैन हो, जल मैन हो, रॉकेट मैन हो, मिसाइल मैन हो, ये सब बहुधा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है ये कहा जाता है कैलाश सांखला को, जो राजस्थान के रहने वाले थे, ठीक है। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र को, ठीक है। इसके अलावा वर्ड मैन या पक्षी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी है जो आपका जम्मू कश्मीर में है, ये बात भी ध्यान रखना है ना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है परम पूज्य एपीजे अब्दुल कलाम साहब सर को। इसके अलावा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसरो के पूर्व चीफ के सिवन को, ठीक है। तो इतना बात जो मैन वाले फॉर्म में है आपको जरूर याद होना चाहिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र, पक्षी मैन ऑफ या बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली अभयारण्य भी है जो जम्मू कश्मीर में है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम सर, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन जो इसरो के पूर्व चीफ थे। इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है ये अगर आपसे पूछा जाए तो सोमनाथ बताना है। और इसरो का मुख्यालय कहां पे है तो बंगलुरु में स्थित है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी तो 1969 में हुई थी। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब कैलाश सांखला साहब राजस्थान से हैं, तो राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो क्वेश्चन पकड़ूंगा उसको शुरू से अंत तक करूंगा, जो मेरी आदत है, और इससे मैं बाज नहीं आने वाला। डिडवाना झील, सांभर झील, पिछौला झील, ये तीनों राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है। पिछौला झील के बारे में जो यूपी में पीईटी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा था कि पिछौला झील कहाँ है, तो पिछौला झील भी राजस्थान में स्थित है। कलवेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, पनिहारी, गणगौर त्योहार, अग्नि नृत्य, ये सभी आपका राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहार और नृत्यों में से हैं। इसके अलावा राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन भी किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन भी किया जाता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जानकारी और है दोस्तों कि जो आप जगन्नाथ रथ यात्रा जो आप जानते हैं, जो मैंने कल बताया था, जगन्नाथ रथ यात्रा ये आपका तो होता यूं उड़ीसा में है, लेकिन इसके याद के स्मरण में राजस्थान के भी कुछ इलाके में किया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिए, अगर कभी एग्जाम में जगन्नाथ रथ यात्रा आ जाए, ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है तो राजस्थान को भी आप पिक करके आ सकते हैं। इसके अलावा टेरेस गार्डन राजस्थान के जैत सागर झील में स्थित है। टेरेस गार्डन पूछा गया था सीएचएसएल में, है ना, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। जो जैत सागर झील है एक वहीं पर स्थित है। राजस्थान में 2 प्रमुख जैन मंदिर हैं, एक तो खैरी में है और दूसरा आपका माउंट आबू में है, ठीक है। दिलवारा, है ना, दिलवारा का जो है जैन मंदिर, दिलवारा माउंट आबू राजस्थान में है, तो वहां पे एक जैन मंदिर भी स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है दोस्तों, अजमेर में है। और भारत में पूछा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय के शुरूकर्ता कौन है, चिश्ती सिलसिला का शुरूकर्ता कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ, ये भी आपका राजस्थान में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे।
अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में महाराष्ट्र को कितने गोल्ड मिले थे। इस फॉर्म में काफी क्वेश्चन सीएचएसएल में देखा गया, लेकिन ये क्वेश्चन एमटीएस के लिए भी पुराना नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी 2023 के जो है संपन्न कराए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 5वां, तो ये भी लेटेस्ट ही क्वेश्चन रहेगा एमटीएस के लिहाज से। तो यहाँ पे 56 गोल्ड मिला था आपको, किसको, महाराष्ट्र को, और ओवरऑल सभी पदकों को मिला के सबसे फर्स्ट रैंक पर भी महाराष्ट्र ही रहा था, और महाराष्ट्र यहाँ पे विनर हो गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र यहाँ पे विनर घोषित किया गया है खेलो इंडिया 5वां यूथ गेम जो मध्य प्रदेश में कराए गए थे। तो इसमें महाराष्ट्र एक नंबर पे, दूसरा स्थान हरियाणा का और तीसरा स्थान मेजबान मध्य प्रदेश का रहा है। तो महाराष्ट्र को 56 गोल्ड, हरियाणा को 41 गोल्ड और मध्य प्रदेश को 39 गोल्ड मिला है। अगर महाराष्ट्र की ओवरऑल पदक की बात करें तो 161 पदक प्राप्त हुए हैं। तो आपको सिर्फ महाराष्ट्र का गोल्ड याद रखना है और ओवरऑल पदक याद रखना है कि जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है उसमें महाराष्ट्र को 56 गोल्ड और 161 पदक जो है टोटल प्राप्त हुआ है। प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था दोस्तों, 2018 के अंदर दिल्ली में हुआ था। 37वें राष्ट्रीय खेल होना है, अभी अभी हुआ नहीं है। तो 37वें राष्ट्रीय खेल ये गोवा में संपन्न होंगे 2023 ईस्वी के अंदर। 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था, और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि गुजरात में जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इसमें कितने खेल शामिल थे, तो 36 खेल भी शामिल थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस वुमेन, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वहां पर मैं आपको वन लाइनर पढ़ाता हूं तो निम्नलिखित शब्द लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस प्रकार के प्रश्न ऑप्शन में देखने को, मतलब प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस वुमेन है जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अहम योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने प्रकार की प्रथम महिला बनी। देखिए सीजीएल 2022 में इसका नाम लेके इसको पद्मश्री कब मिला था, ये पुरस्कार मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने यहाँ पे इसके बारे में रिसर्च करके देखा कि ये पहला ही है जो शास्त्रीय नृत्य में प्रथम बार ट्रांस वुमेन जो है आपका पद्मश्री विजेता बनी है। तो ये आपका नर्तकी नटराज है। ठीक है, नर्तकी नटराज को जो है प्रथम बार शास्त्रीय संगीत के अंदर, ट्रांसजेंडर आप समझते हैं, तो इनमें जो है इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2019 के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नर्तकी नटराज जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है, जो सीएचएसएल में इसी क्वेश्चन का अलग रूप लिया गया कि निम्नलिखित में से भरतनाट्यम से कौन से कैरेक्टर जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन में नर्तकी नटराज था और मैं एनालिसिस के दौरान करवाया भी था। इसके अलावा एक और आपका ट्रांसजेंडर है जिन्हें पद्मश्री मिला है, यह है आपका मंजमा जोगती। इसमें एक ही साथ होना चाहिए। मंजमा जोगती को भी आपको जो है पद्मश्री मिला है, लेकिन ये लोक कलाकार है, ये लोक नृत्य के कलाकार हैं। ठीक है, और ये शास्त्रीय नृत्य के कलाकार है आपका कौन, जो है आपका नटराज, है ना। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है करंट सेक्शन से है कि मार्च 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, एक आपका देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक एडीबी होता है इस फॉर्म में और एक आपका एनडीबी होता है। एनडीबी ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी मुख्यालय जो है फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है फिलीपींस मनीला के अंदर है। ठीक है, फिलीपींस मनीला के अंदर है, और इसकी स्थापना की पूछा जाता है तो 1966 में हुआ था। ठीक है, और एक आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स का जो देश है, ब्रिक्स आप समझते हैं कौन कौन सा देश है, BRICS। इसमें आपका B से आपका ब्राजील है, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका है। तो ये ब्रिक्स का देश है, तो इनका बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें मिस्र जो है सदस्य देशों के रूप में हाल में ही मार्च 2023 में जो है नॉमिनेट किया गया है। तो ठीक है, ब्रिक्स में मूल सदस्य कितने हैं, तो ये 5 ही मूल सदस्य हैं, लेकिन सदस्यता 4 और देशों को दिए गए हैं गेस्ट के रूप में। तो ये 4 देश और कौन कौन सा है, तो इसे बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और अभी अभी मिस्र जुड़ा है। तो 4 ये हो गया और 5 बेसिक हो गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा गहन जानकारी लेना पड़ेगा, आजकल एग्जामिनर काफी चालाक हो गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है दोस्तों, तो संघाई चीन के अंदर स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो है मार्कोस प्राडो ट्राइजो है। ठीक है, तो मार्कोस याद रखेंगे, एनडीबी के चीफ है वर्तमान में। चूंकि एनडीबी में नया चीज संशोधन हुआ है कि मिस्र जुड़ा है, तो इससे कई फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। अध्यक्ष पूछा जा सकता है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, जो नया नया एंट्री लिया है मिस्र उसको पूछा जा सकता है। एंट्री वाले सदस्य कितने हैं, तो बांग्लादेश, यूए, उरुग्वे और मिस्र, ये 4 हैं, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। या इसका बेसिक जो सदस्य हैं ये तो नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि सभी जानते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन सा है, नाम से ये स्पष्ट है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक कौन है, भाई ब्रिक्स है। ब्रिक्स में देश कौन
कौन कौन से थे अभी बता दिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो होती है 15 जुलाई 2014 को हुआ था। इससे पहले वर्ष 2021 में संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश सदस्य के रूप में शामिल हो चुके थे और एक उरुग्वे छूट गया जी, उरुग्वे लिख लेना, उरुग्वे भी शामिल है इसमें, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे और मिस्र, ये 4 जो है एडिशनल जो है इसके सदस्य हैं और 5 बेसिक सदस्य हैं, ठीक है। इसी फॉर्म में एक मिलता जुलता जो संस्था है ये है आपका संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ कहते हैं। एससीओ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो एग्जाम खत्म हुआ है हाल ही में, कौन सा एग्जाम खत्म हुआ है, सीएचएसएल में पूछा गया था कि संघाई का प्रथम सांस्कृतिक राजधानी किस जो है शहर को बनाया गया था। ऑप्शन में काशी था या फिर काशी, बनारस को भी आप बोल सकते हैं या फिर बनारस बोलिए काशी को, तो काशी ऑप्शन में था, तो काशी राइट आंसर हो जाएगा। जो संघाई कॉरपोरेशन संघ ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन का जो है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो काशी को घोषित किया गया जो प्रथम है, ठीक है। और वैसे संघाई का जो मेन हेडक्वार्टर है ये आपका बीजिंग में है। बीजिंग कहां पे है दोस्तों, तो ये भी चाइना के अंदर स्थित है। कोरोना भी फैलाता है और सब चीज का हेडक्वार्टर भी लेके रखा है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। देखिए एसएससी को आर्ट एंड कल्चर बहुत पसंद है, खास करके नृत्य से जुड़े कैरेक्टर, जो वाद्य यंत्र से जुड़े कैरेक्टर। इसके अलावा ये घराना वाला क्वेश्चन जल्दी दिमाग में सेट होता नहीं है, तो मैं 4-5 यहाँ पे इंपोर्टेंट घराना रख लिया हूं, इससे बाहर आपको शायद ना आए एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उस्ताद आमिर खान जो है ये इंदौर घराने से संबंधित है। इंदौर कहाँ है ये सभी जानते हैं। इंदौर में क्या क्या चीज नया हुआ है, स्वच्छता रैंकिंग में फर्स्ट है। यहाँ पे आपका इस बार का प्रवासी भारतीय सप्ताह मनाया गया था। गुयाना के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। इंदौर में ही एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस टर्मिनल की स्थापना किया गया है। तो ये सब तो इंदौर से जानकारी एक्स्ट्रा थी, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। पंडित भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से है, ये भी बता दिया। इसके अलावा जो आपका म्यूजिशियन है जिसे आपका भारत रत्न दिया गया है, तो एक तो आपका सुब्बा लक्ष्मी है, एसएल है ना। इसके अलावा पंडित रविशंकर है जो सितार से संबंधित है, और सुब्बा लक्ष्मी साहिबी का जो है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित थी। इसके अलावा आपका लता मंगेशकर जी है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां साहब है, पंडित भीमसेन जोशी है और भूपेन हजारिका साहब है। तो इतने कैरेक्टर को जो है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा चुका है। ये बात भी आपको किसी कोने में रखना होगा याद, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये आपका जो है लखनऊ घराना से संबंधित है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य से संबंधित है, और मैं सब दिन बताते आ रहा था कि भाई इनकी मृत्यु हो गई 2022 ईस्वी के अंदर, है ना। ब्रजभूषण मिश्रा इसका जो है ओरिजिनल नाम हुआ करता था। तो ये धूम मचाएगा और मचाया धूम, जीडी में मचाया है ना, एचसीएम में मचाया, सीएचएसएल में भी मचाया, ठीक है। उस्ताद राशिद खान ये रामपुर घराने के सिंहवा घराने से संबंधित है। तो रामपुर ही आपको याद रखना है उस्ताद राशिद खान के बारे में। उस्ताद राशिद खान का एक सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर है जो मैं अक्सर गाया करता हूं, कहो तो 1 मिनट में सुनाऊं। ये वाला गीत जो है जब भी मेट पिक्चर का है ना, उस्ताद राशिद खान का ही गीत है कि आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, 2 दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। माफी चाहता हूँ, एक मिनट आपका टाइम खराब किया। इस सॉन्ग को दोस्तों सिर्फ जरूरी नहीं है कि लवर ही गाए, इस सॉन्ग को आप अपने गोल जो आपका फोकस है उस पर भी सेट करके देखिए, बड़ा परफेक्ट बैठता है और मैंने कई दफा इस चीज को आजमाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सल्तनत कालीन सिक्का जीतल किस धातु के बने होते थे। देखिए सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा 2 मुख्य रूप से सिक्का चलाया गया, और इल्तुतमिश के बारे में सिक्का से संबंधित एक एक्स्ट्रा और जानकारी है कि इल्तुतमिश अगर आपसे पूछे कि सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, तो भी आपको इल्तुतमिश को ही पिक करना है शुद्ध अरबी सिक्के के लिए, ठीक है। इसके अलावा 2 सिक्का और चलाया इन्होंने, एक तो जीतल चलाया जो आपका तांबे से बने हुआ होता था, और एक आपका टका चलाया जो आपका चांदी से बना हुआ होता था। टका जो है वर्तमान में बांग्लादेश का मुद्रा भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, और ये सल्तनत काल में भी चलाए गए थे। अब इल्तुतमिश के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेंगे, सभी चीजों को इत्मीनान से
से सुनते चलिए, और जो चीज़ आपको नहीं आए कहीं ना कहीं उसे जरूर लिखें। एक बार लिखने से आपको एग्जाम में अगर सामने आएगा तो गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाता है। तुर्कान या चिहलगानी दल की स्थापना जो है इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश या ममलूक वंश की वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मैं कई दफा दो एग्जाम्पल देता हूं कि अगर गुलाम वंश के सीधे सीधे संस्थापक कहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, लेकिन अगर वास्तविक रियल शब्द लगा के इम्फेसाइज कर दिया जाए, जोर डाल दिया जाए, तो फिर इल्तुतमिश आंसर कर देना है। उसी प्रकार से जैन धर्म के संस्थापक अगर कहा जाए तो ऋषभदेव बताना है, लेकिन अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो भगवान महावीर बताना है। ये दो एग्जाम्पल जो है मैं बहुधा देता हूं, इसे ध्यान रखें कि क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होने से आंसर बदल सकती है। ठीक है, इसके अलावा गुलाम वंश या इसे ही ममलूक वंश कहा जाता है। एक बार एनटीपीसी में ममलूक वंश की स्थापना कब हुआ पूछा गया, अधिकांश बच्चे समझ ही नहीं पाए। तो ममलूक वंश भी गुलाम वंश को ही कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय हो गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन, पता नहीं इसके मरने वाला क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश की शासन अवधि जो रहा था दोस्तों 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लौह एवं रक्त का नीति, जो लौह मतलब लोहा, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला जो सल्तनत कालीन सुल्तान थे ये आपका बलबन थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सल्तनत कालीन रजिया सुल्तान जो थे गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका बनी थी, और इंडिया की भी प्रथम महिला शासिका बनी थी जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना, इसे भी ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई का मतलब आप समझते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जो किसी विशेष रीजन क्षेत्र में संबंधित उस चीज को जो है एक सर्टिफिकेट के तौर पे जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो पहचान मिलती है उसे, तो जीआई टैग मिला है अभी कांगड़ा चाय को, तो ये संबंधित है आपका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, जो बच्चे को ये क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में दिखेगा जरूर ही गलती करेगा और आपका जो है असम या पश्चिम बंगाल मार के आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि सभी चाय जो है उधर ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जो है बारिश के समय में ही बरसात हो। ठीक है, कभी कभी बिन मौसम भी बरसात हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है आपका कांगड़ा चाय, जिसे जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग जो है ये दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, क्या इत्तेफाक है, जो 2004 में दिया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जो कांग्रेस निर्मित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में अन्य क्या है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसे रानी की वाव के साथ ही साथ यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, रोहतांग या अटल दर्रा, क्योंकि अब रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर अटल दर्रा कर दिया गया है। तो ये चारों पॉइंट जो है, चारों चीज जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ नाट्य नृत्य जो सीएचएसएल में 3 बार पूछा गया, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में भी एक बिलासपुर जगह का नाम है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भी है। उसी प्रकार से हैदराबाद इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो। तो बिलासपुर में एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का जो है स्थापना किया गया है, जो मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है। आज हमने सभी ए वाला आर्टिकल लिया है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो 39A का जो संबंध है ये निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। विधिक मतलब कानूनी होता है, लीगल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटैच किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 51 का ए जो है ये मौलिक कर्तव्यों का रखा गया है। पहले 10 प्रकार के रखा गए थे 1976 ईस्वी के अंदर, जब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था तब, लेकिन वर्तमान में आज 11 मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो कहां पे हैं, तो आर्टिकल 51 के ए में है। अनुच्छेद 19 का 1 का ए जो है ये हमें वाक एवं व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मैं कई दफा बता चुका हूं दोस्तों कि अनुच्छेद 19 जो है इसमें बेसिकली 6 पार्ट होते हैं जो अलग अलग अधिकार देते हैं, जैसे आप बोलने चालने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, है ना। तो इस शांतिपूर्ण ढंग से बैठ
बैठक करने का अधिकार। तो इस प्रकार से अधिकार प्रदान करते हैं जिसमें से अनुच्छेद 19 का 1 के ए जो है ये हमें बोलने और अभिव्यक्ति अपनी जो मंशा रखने का बात है ये हमें अधिकार प्रदान करता है, इसे ही मीडिया भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा अनुच्छेद 371 ए जो है ये नागालैंड को जो है विशेष दर्जा के रूप में जो है परिभाषित करते हैं, अनुच्छेद 371 का ए, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल रखा हूँ जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, मैं आप लोगों से इसका आंसर चाहूंगा। 52 किससे है भैया, याद करो, राष्ट्रपति के पद से। 63 किससे है भैया, 63 उपराष्ट्रपति से, ठीक है। इसके अलावा 75 किससे है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति 75 के 1 में, ठीक है। 76 किससे है भैया, महान्यवादी से। 148 किससे है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, वर्तमान में 14वें। 153 किससे है, राज्यों के राज्यपाल से। 280 किससे है, वित्त आयोग के गठन से। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। वर्तमान में कौन से वित्त आयोग चल रहे हैं, 15वें। कौन अध्यक्ष है, एनके सिंह। 1 2 3 कौन है भाई, तो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, ये 1 2 3 है। 72 कौन है, राष्ट्रपति का क्षमादान है। 108 क्या है, ज्वाइंट सीटिंग है, जो आपका कंबाइंड लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं कौन, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करते हैं, स्पीकर। तो ज्वाइंट सीटिंग की परिभाषा किसमें है, 108 में। 110 किसमें है, धन विधेयक में। 161 क्या है, राज्यपाल का क्षमादान है। 213 क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ऑल द लिव्स वी नेवर लाइव्ड, मैं सभी जिंदगी नहीं जी सकते, हम सभी जिंदगियों को नहीं जी सकते, इस प्रकार का इसका हिंदी आएगा। तो इस पुस्तक के लेखिका या लेखक कौन है, तो ये अनुराधा राय है। अनुराधा राय को 2022 ईस्वी में इसी पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी लिटरेचर में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में तुमरी के शब्द के लिए बद्री नारायण को, और अंग्रेजी जो अंग्रेजी भाषा में ऑल द लिव्स वी नेवर लाइव्ड के लिए अनुराधा राय को। तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए आपको बुक भी नाम याद रखना है और जिनको मिला है वो भी याद रखना है, इंपोर्टेंट होती है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर आपसे पूछे कि कितने भाषा में दी जाती है, तो जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, इसमें तो दिया ही जाता है, और एक आपका राजस्थानी और एक आपका इंग्लिश, तो 22 और 2 24 भाषा में प्रदान किए जाते हैं आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि कितने होते हैं भैया, तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व को कृत्रिम रूप से सिंथेटिक ढंग से बनाया गया है, तो ये हमारा 24 ऐसे तत्व हैं जो नेचुरली उपलब्ध नहीं होते हैं, इसे कृत्रिम रूप से जनरेट किया गया है। ये 24 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 है, जिसमें आपका 91 को मेटल के रूप में चिन्हित किया गया है, यानी धातु है, 20 आपका अधातु है और 7 आपका उपधातु है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 118 हो जाएगा। मेंडेलीव निर्मित आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या मात्र 63 था, और कई दफा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो 63 बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं, जबकि पुराना वाला जो आवर्त सारणी था जो मेंडेलीव बनाए थे उसमें 7 आवर्त और 9 ही वर्ग हुआ करता था। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले हैं और प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडेलीव महोदय हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग में, यानी वर्ग अंतिम कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, तो 18वां समूह हो जाएगा। वर्ग और समूह सेम चीज को कहते हैं। तो 18वें वर्ग में जो है अक्रिय गैस को रखा गया है, इनर्ट गैस को रखा गया है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन इत्यादि, ठीक है। इसके अलावा जो वर्ग 17 है इसमें हेलोजन समूह को रखा गया है, फ्लोरोब्रोमो आइडो, है ना। तो ये आपको हेलोजन ग्रुप होते हैं, तो इनको 17 में और 18 में अक्रिय गैस को रखा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव में लार का पीएच मान कितना होता है। देखिए लार जो है मुख में ऐसे मुंह खोलेंगे तो ऐसा एक जी के बाद में ऐसा लटका हुआ रहता है, जो गड्ढा के पास दिखता रहता है, वहां से लार टपकती है, तो इसका पीएच 6.8 होता है। लार में जो है आपका टाइलिन नामक एंजाइम होता है, इसी एंजाइम के कारण जो है भोजन का पचना मुख से ही शुरू हो जाता है। आपसे कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से बताना है, क्योंकि मुख से जो लार निकलती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होती है, जो भोजन में उपस्थित मांड या जिसे अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं, इस पे पाचन का काम स्टार्ट कर देता है। भोजन का जो है पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पित्त का निष्कासन जो है यकृत से होता है और पित्ताशय में जमा होता है गाल ब्लैडर में, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा यकृत जो है यानी लीवर जो है, ये आपका जो है
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इस लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा घुमाता हूं तो समझिए। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का काम करते हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करते हैं, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब अंतःस्रावी और बहिस्रावी क्या होता है ये मैं आपको एक आदमी को सलाइन जब चढ़ता है उसके उदाहरण लेके समझा चुका था देहाती भाषा में। इसके अलावा अग्नाशय से ही इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है जो मधुमेह यानी शरीर में जो है शुगर को बैलेंस करने का काम करता है। इसी इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग या जिसे गांव घर में चिनिया बीमारी कहते हैं हो जाता है। अगर आदमी को चिनिया बीमारी हो गया है और अगर घाव वगैरह हो जाता है तो भरता नहीं है, ठीक नहीं होता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जो मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज का हमारे तरफ से सुझाया गया प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। व्यू नहीं आते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। जब आदमी को पता चलेगा, जब बच्चे को लगेगा कि हाँ भाई जेन्युइन कंटेंट है और हमें हमारी हित की ही बात करता है तो अपने आप आएंगे। फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे तो भला हो जाएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।